बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। सियासी हालात को देखे तो लगता यूँ है कि खान साहब गुस्से में हैं और ये गुस्सा उन्हें किन बातों पर है ये तो नहीं मालूम, मगर लगता यूँ कि गुस्सा इस बात पर है कि 3 साल बाद भी उनकी हुकूमत पर नाकामी का लेबल लगा हुआ है, या वो इस बात पर गुस्से में है कि उनको लाने वाले अब उस तरह उनके साथ नहीं रहे और हुकूमत चलाने में खान साहब को खासी दुश्वारियों का सामना है। ज़िमनी इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त और अब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी वो गुस्से में है, बल्कि हुकूमत झंझलाहट का शिकार नजर आती है। एक फ्रस्ट्रेशन है जो हुकूमत के लेवल पर नजर आती है। अब जो हुकूमतें मजबूत हों वो कभी भी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन और झंझलाहट का मुजाहरा नहीं करती जो इस वक्त हुकूमत कर रही है। तो खान साहब को शायद इस बात पर भी गुस्सा है कि हुकूमत की तरफ से मुआशी कामयाबियों के बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हें तस्लीम करने पर तैयार नहीं है। इसके बावजूद कि ताकतवर हल्कों के बड़े हिस्से की सपोर्ट उन्हें अब भी मुयस्सर है, लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि अंदर खाते एक सर्द जंग चल रही है जिसका आउटकम ये है कि करप्शन की दास्तानें उधर से भी हैं और इधर से भी हैं और एनआरओ दिए और लिए जाने की बातें जुबान ज़द-ए-आम है। तो खान साहब अपना गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं जिनके बारे में उनका ये ख्याल है कि इस खेल को उन्होंने बिगाड़ा है या इस खेल को बिगाड़ने में उनका हाथ है। तो अब खान साहब का टारगेट शहबाज शरीफ भी है और पीपल पार्टी भी है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने मामला सीधे कर चुके हैं और अब खान साहब अपने मसल पावर दिखाने पर आ गए हैं, जिसका एक नज़ारा आज शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान कौमी असम्बली में देखने में आया। अपोजिशन तो हंगामाराई करती है, मगर हुकूमत ने वो हंगामाराई की है कि खुदा की पनाह लग यूँ रहा था कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से तकरीर कर रहे हैं और हुकूमत अपोजिशन की तरह उन्हें तकरीर करने से रोक रही है, यह एहतजाज कर रही है। यानी हुकूमत पार्लियामेंट में अपोजिशन बन गई और अपोजिशन के अरकान शहबाज शरीफ को अपने हिफाजती हिसार में लेकर उन्होंने इस तरह शहबाज शरीफ की तकरीर कराई जिस तरह खान साहब ने वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद अपने साथियों के हिसार में की थी। तो लगता यूँ है कि खान साहब ने कोई अपोजिशन से पुराना बदला लिया है, अपोजिशन से अपनी पार्लियामान के अंदर पहली तकरीर रोके जाने का बदला लिया है, लेकिन पार्लिमानी तारीख में ये कोई अच्छी रवायत कायम नहीं हुई जिसमें हुकूमत इस तरह की हरकतें करती है। अब शहबाज शरीफ की तकरीर बहुत जानदार थी, तो इस बार अपोजिशन ने हुकूमत के बजट पर मुदल्लल जवाब दिए। तो शहबाज शरीफ ने तकरीर करते हुए कई जुमले ऐसे अदा किए हैं जो हुकूमत को सीख पाक करने के लिए काफ़ी थे। मसलन खान साहब को ये कहना कि लंगर खानों और मेहमान खानों से हुकूमत नहीं चलती और मुस्लिम लीग और पीटीआई में फ़र्क सिर्फ इतना है कि नून लीग ने बिजली बनाई और पीटीआई ने बिजली कराई, तो ये खासे तल्ख जुमले थे। इसके अलावा बजट खसारा, 3 सालों में 13,000 अरब कर्ज लिए जाने पर हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। तो कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की तकरीर बड़ी जारहाना और बड़ी मुदल्लल थी और दूसरे हुकूमत का जो रवैया था वो भी बड़ा एग्रेसिव था और बड़ा जारहाना था। अब इसका दूसरा आउटकम ये निकला है कि FIA ने शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक FIA ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को 22 जून को फिजिकली यानी खुद पेश होकर सवालात का जवाब देने के लिए बाकायदा नोटिस जारी किया और साथ ही ये वार्निंग दी है कि ये फाइनल नोटिस है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ को शुगर स्कैंडल के हवाले से पेश होने का हुक्म दिया गया है। अब ये वही केस है जो मशहूर ज़माना शुगर स्कैंडल केस है जिसके बारे में कहा जाता है कि अवाम की जेब से कोई 450 अरब निकाला गया। इस केस में FIA ने अदालत में खुद ये बयान जमा कराया, यानी जिस मुल्ज़िम पर FIR दर्ज हुई थी उसने बुरी जमानत के लिए दरख्वास्त दे रखी थी। उस केस में खुद FIA अदालत में पेश हुई और कहा जी कि हमें गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, यानी हम जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं समझते। तो हुकूमत ने इस केस में जहांगीर तरीन को आसानी से क्लियर कर दिया, लेकिन जिस केस में खुद हुकूमत की 2 इंक्वायरी रिपोर्ट्स में लिखा है कि उस स्कैंडल में आम हुकूमती शख्सियात मुलव्वस है, बड़े बड़े नाम, उस केस में जहांगीर तरीन के खिलाफ खुद FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग की FIR भी दर्ज करी है। तो उस केस में शहबाज शरीफ के को नोटिस जारी किया गया कि पेश हो वरना गिरफ्तार होने के लिए तैयार हो जाए।
तो कहने वाले ये कहते हैं कि अवाम की जेबों से अरबों रुपए लूटने वाले शुगर स्कैंडल के मरकजी किरदार जहांगीर तरीन को एनआरओ और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को इसी केस में गिरफ्तार करने की धमकी। तो लगता यूं कि एफआईए के नए डीजी सनाउल्लाह अब्बासी का इम्तिहान शुरू हो गया है और उस इम्तिहान में पूरा उतरने के लिए उन्होंने पहला पर्चा हल करना शुरू कर दिया। वाजिद ज़िया को डीजी एफआईए के ओहदे से हटाने के बाद एफआईए ने जहांगीर तरीन को गिरफ्तार न करने का बयान अदालत में जमा कराया था और वाजिद ज़िया के जाने के बाद ही दूसरा काम अब शहबाज शरीफ की तलबी का नोटिस जारी किया है। तो ये दो बड़े अहम मामला है। तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि शहबाज शरीफ के खिलाफ 56 कंपनियों समेत जितने इल्जाम लगाए गए उनमें से नैब कुछ नहीं निकाल सकी। वादा माह गवाहों के जरिए भी शहबाज शरीफ को सजा नहीं दिला सकी। तो अब यही काम एफआईए को सौंप दिया गया है। तो बजाय शहबाज शरीफ को एफआईए की जानिब से जाती हैसियत में तलब किया जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि शहबाज शरीफ ने बजट के मामले पर हुकूमत को टेक्निकली नॉकआउट किया है और हुकूमत इस बात से परेशान हो गई है और इस बात का खदशा मौजूद है कि शहबाज शरीफ अपनी मौसर हिकमत अमली से बजट को पास ना होने दें। और हुकूमत को असल खदशा भी यही है कि शहबाज शरीफ ने रिहा होने के बाद अपोजिशन को फिर से यकजा कर लिया है। अब पीडीएम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था जिसमें सारी अपोजिशन मौजूद थी, लेकिन पीपल पार्टी और एएनपी नाराज होकर उसमें से निकल गई। लेकिन वो सारी जमातें जो पीडीएम से निकल गई वो पार्लियामान के अंदर शहबाज शरीफ के साथ खड़ी होगी। तो अब इस सूरत हाल में बजट पास कराना खासा मुश्किल काम है। सेनेट में बजट पर बहस का मरहला भी खासा मुश्किल नजर आता है। अब अपोजिशन का तो काम ही हुकूमत की मुखालफत करना और शोर मचाना होता है, अपोजिट मुखालिफ साइड मुखालफत करना। लेकिन जिस तरह कौमी असम्बली में हुकूमती अरकान ने अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान हंगामा किया वो पार्लिमानी तारीख का एक अनोखा वाक़या है। तो कौमी असम्बली में खिताब के दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत से संजीदा रुईयत के कई अहम सवाल पूछे हैं। शहबाज शरीफ जब आज कौमी असम्बली की इजलास में गुज़श्ता रोज़ की अधूरी तकरीर करने खड़े हुए, कल भी उन्होंने तकरीर की थी, तो 3 जुमलों के बाद ही हुकूमत ने उनके ऊपर इतना सख्त नारेबाजी की, स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास मुलतवी कर दिया। तो आज फिर वही सूरत हाल थी। जब शहबाज शरीफ तकरीर करने खड़े हुए तो अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान सारे कौमी असम्बली के जो हुकूमती बेंच है वो सब लोग खड़े हो गए। तो शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती नशिस्तों से मुसलसल टीटी के नारे लगाए जाते रहे। हुकूमती अरकान के शोर शराबे के दौरान वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी भी अपनी नशिस्तों के ऊपर खड़े रहे। इस दौरान नून लीग के अरकान ने एक जानब शहबाज शरीफ के गिरद हिसार बनाए रखा तो दूसरी जानब हुकूमती अरकान के एहतजाज की वीडियो बनाते रहे। तो आज आपको बहुत सी वीडियो सोशल मीडिया पर नजर आएंगी जिसमें प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आएगा। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने जो लोग वीडियो बना रहे थे उनके मोबाइल फोन जब्त करने की हिदायत की। तो शोर शराबे, नारेबाजी और अपोजिशन की तकरीर में खलल डाले जाने पर स्पीकर ने 2 बार इजलास मुलतवी किया। उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने आकर तकरीर शुरू की। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि अपोजिशन लीडर बात करे तो उसमें खलल डाला जाए। तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि महंगाई 15% पर पहुंच गई है। हुकूमत के वादे के मुताबिक 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात, इन्होंने 50 लाख लोग बेरोजगार कर दिए। तो शहबाज शरीफ की जो तकरीर के चंद नुकात थे उनमें अहम बात यह थी कि उन्होंने कहा सरकारी मुलाजमिन की बड़ी तादाद गुर्बत की लकीर के नीचे जा चुकी है। उन्होंने पूछा कि कहाँ है वो 1 करोड़ नौकरियां जिनका वादा इमरान खान नियाजी ने किया। तो हुकूमती बेंचों से वो नारेबाजी और वो शोर बचा के जनाब कानों पड़ी आवाज सुनाई देती थी। शहबाज शरीफ ने यह भी सवाल उठाया कि कहाँ है वो 200 अरब डॉलर जो मुल्क में वापस लाने का हुकूमत ने वादा किया था। उनका कहना था कि 3 माह में करप्शन खत्म करने का दावा कहा गया। आज मुल्क में बदतरीन करप्शन का निजाम जारी है, कोई पोस्टिंग और ट्रांसफर करप्शन के बगैर नहीं होती। तो ये चंद अहम बातें शहबाज शरीफ ने की। लेकिन इस दौरान अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के अरकान आमने सामने आ गए, जुमलेबाजी की, नारे लगाए, हत्ता के वो गालियां बकी गई इजलास के अंदर के खुदा की पनाह। तो असम्बली इजलास के दौरान हुकूमती रुकन और वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी अली नवाज अवान और नून लीग के MNA शेख रशीद इनके दरमियान झड़प हुई और दोनों में गालम गलोच हुई। तो अली नवाज अवान ने बजट दस्तावेजात जो है वो कागज़ किताब थी वो रेल स्टोर को दे मारी। तो कल भी बजट सेशन में तकरीर के दौरान खासी हुल्लड़बाजी हुई थी, तो आज भी इस तरह की हुल्लड़बाजी हुई है।
तो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो अचानक नहीं हुआ, ये प्री प्लान था, इसकी बाकायदा तैयारी की गई थी। और वज़ीर-ए-आज़म के मामून खसूसी शहबाज गिल ने इसकी वजह बताई, तो देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है उसमें जो पार्टीज हैं वो पॉलिटिक्स करती हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी करती हैं और पार्लियामेंट के अंदर भी करती हैं। लेकिन आपके प्रोड्यूसर के पास एक्सेस होगी, आप जरा दिखा दीजिए जब नवाज शरीफ टैक्स की स्पीच करते थे या पार्लियामेंट में कोई स्पीच भी करते थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करती थी। बाकी सब लोगों पे शोर मचाया जाता था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक ऐसा ऑफिस होता है कि जो, क्योंकि वो पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये पाकिस्तान के अंदर एक मुसद्दका असूल समझ लें, इसे एक ज़ाब्ता समझ लें, एक इखलाकियात थी कि प्राइम मिनिस्टर जब भी मुल्क का बोलता था तो उसकी बात सुनी जाती थी। और मैंने आपको कहा कि आप नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स देख लें, बजट की उनकी स्पीच देख लें, आपको नजर आ जाएगा कि नवाज शरीफ साहब को इंटरप्ट किया जाता था या बोलने दिया जाता था। और वो टाइम था जब नवाज शरीफ साहब पनामा में झूठ बोल चुके हुए थे, जब नवाज शरीफ साहब कह चुके थे कि हुजूर ये है वो ज़राए, और रंगे हाथों पकड़े जा चुके थे। इन्होंने पहले दिन से जब से पार्लियामेंट शुरू हुई, इन्होंने जब भी प्राइम मिनिस्टर बोले इन्होंने ये किया। तो मैं इनकी खुशखबरी के लिए बता दूं कि हमें शहबाज शरीफ की कमजोरी का पता चल चुका हुआ है। शहबाज शरीफ सिर्फ कागजी शेर हैं, शोर हो तो वो तकरीर नहीं कर सकते। हमारा प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी कर लेता है। आपका जो शहबाज शरीफ है वो बेचारे के इर्द गिर्द शोर मचाए, उसे तकरीर ही नहीं होती। तो शहबाज शरीफ को तो हम तकरीर नहीं करने देंगे जब तक शहबाज शरीफ घर जाके आप लोगों को तमीज नहीं सिखाएंगे और आपको ये नहीं बताएंगे कि जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो तहजीब से बिहेव करते हैं, जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो वहां पर जैसे स्कूल के बच्चे भी जो हरकतें नहीं करते वो नहीं करते। जब तक आप वो तरीका नहीं सीखते, तमीज नहीं सीखते, शहबाज शरीफ हो या कोई और हो, हम बोलने नहीं देंगे। ये डॉक्टर साहब इन्होंने कब किया होगा? जैसा मुंह होगा वैसी चपेट पड़ेगी। अब मैं अगली बात करता हूं। डॉक्टर साहब मुझे जरा बताइए कब किया डॉक्टर साहब, ये कब बात कर रहे थे जब इन्होंने इंटरप्ट किया? ये इंटरप्ट पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर की कोई स्पीच भी अच्छा पहले अगर तो ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हो, मैं ये कह रहा हूं अभी तो प्राइम मिनिस्टर स्पीच नहीं, सुबह करने आए, सुबह यही काम करेंगे। अब वज़ीर-ए-आज़म के अपने स्पोक्स पर्सन इस बात का इकरार कर रहे हैं कि खान साहब के अंदर इंतकामी जज्बा मौजूद है और खान साहब को अपोजिशन की इस बात पर आज तक गुस्सा है कि उन्हें पार्लियामान में उनकी पहली तकरीर क्यों नहीं करने दी गई। हम तो समझते थे कि खान साहब ने 3 साल में बहुत कुछ सीख लिया होगा, तहम्मुल बर्दाश्त का मादा बढ़ गया होगा, हुकूमत के अंदर एक टॉलरेंस और एक बर्दाश्त की कैफियत होती है। लेकिन लगता यूं है कि खान साहब आज भी कंटेनर पर खड़े हैं, आज भी गुस्से में हैं और उन्हें असल गुस्सा शहबाज शरीफ पर है, क्योंकि उस वक्त भी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर थे जब खान साहब को तकरीर से रोका गया था। आज भी शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर हैं। अब शहबाज गिल इस बात का खुद इकरार कर रहे हैं कि हुकूमत ने यह तय कर रखा है कि शहबाज शरीफ को तकरीर नहीं करने देना, क्योंकि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को तकरीर नहीं करने दी थी। अब खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो सबको याद है पहली तकरीर थी और अपोजिशन भी नई थी, तो उस वक्त शोर शराबा हुआ था। लेकिन इसका बदला हुकूमत आज भी ले रही है। तो अपोजिशन हमेशा जो हुकूमत के बजट इजलास पर या बजट पर बहस करती है और हुकूमत को अपोज करती है, क्योंकि अपोजिशन है, अपोजिशन का जमात काम ही मुखालफत करना होता है। लेकिन हिज़्ब इक़्तिदार का काम यह है कि उसे तहम्मुल और बर्दाश्त से उसको लेके चले, क्योंकि हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए लोग वो हुकूमत चला रहे होते हैं, उन्हें सबकी तनकीद सुननी होती है, हुकूमत को हुकूमत की तरह बिहेव करना होती है। लेकिन उनका क्या किया जाए जो खुद को हुकूमत में भी और खुद को अपोजिशन में भी समझते हैं। यहाँ पर लेकिन एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय, मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के एमएनए जिन्हें पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया, फिर उनकी ज़मानत पर रिहाई हुई है, उन पर कुछ एलिगेशन थे, उस हवाले से वो जवाब दे रहे हैं कामरान शाहिद के इस प्रोग्राम में। देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। वॉच जावेद लतीफ़। नवाज शरीफ साहब को फॉलो करते करते आपके ऊपर इल्ज़ाम ये कि आप पाकिस्तान ना खपे के बयान दे रहे हैं, आप उसको ईस्ट पाकिस्तान के टूट रहे तशबीह दे रहे हैं, जो कि बड़ी ज्यादती है इस मुल्क के साथ। आप जैसा वेटरन पॉलिटिशियन जिसका पूरा खानदान, जैसे आपने खुद बताया कि आप पाकिस्तान के लिए, नहीं इल्जाम है ना आप पे सर, उसको रिस्पॉन्ड करें कि क्या इसमें कोई, क्या आपका प्ली क्या है इसके ऊपर?
मेरे भाई, मैं आपकी खिदमत में यही अर्ज करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब का मैंने अर्ज किया, इसके बावजूद क्या उन पर गद्दारी की FIR हुई? क्या उनको गद्दारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया? मैं जो कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान खप्पे नहीं कहेंगे, मैंने ये बात कही है कि मैं उस पाकिस्तान को खप्पे कहता हूं जिसके लिए मेरे आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां देकर जिस पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। मैं उस पाकिस्तान को खप्पे नहीं पर लोगों के लिए एक जागीर बन जाए, 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान ना रह जाए। मुझे 22 करोड़ अवाम का पाकिस्तान चाहिए। मुझे वो पाकिस्तान नहीं चाहिए जिसमें मादरे मिल्लत फातिमा जना को गद्दार कहा जाए, जहां जुल्फकार भुट्टो को गद्दार कहा जाए, जहां नवाज शरीफ को गद्दार कहा जाए। आज आप मेरी किसी बात पे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन जावेद लतीफ साहब मेरी बात सुने। दुश्मन तो ना कहें। मुल्क देखें, तो बदकिस्मती से हमारी सियासत भी तफर्रकों में बढ़ गई है। मजहब की तरह मुझे यूँ लगता है कि सियासत भी तफरकेबाजी की कायल हो गई है। इख्तलाफ करने वालों या एतराज़ करने वालों को हम काफर तो नहीं कहते, लेकिन गद्दार जरूर करार देते हैं और बड़ी आसानी से दूसरे शख्स को ये बावर करा देते हैं कि जिस मुल्क में तुम रहते हो वो हमारे लिए तो ठीक है, वो मेरा मुल्क है, लेकिन चूंकि तुम मुखालफों की सफ में खड़े हो तो तुम गद्दार हो। और गद्दारी के ये सर्टिफिकेट एक तवील अरसे से बेदरग बांटे जा रहे हैं। और अगर ये कहा जाए कि क्या में पाकिस्तान के बाद से बांटे जा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। किसी को बयानबाजी पर, किसी को इख्तलाफ करने पर, और आजकल किसी को ट्वीट करने पर, या फिर कोई मुक्तदर या मुकद्दस इदारों पर तनकीद कर दे तो भी गद्दारी के सफ में खड़ा कर दिया जाता है। अब किसी को गद्दार कह देना या गद्दार करार देना या ये कहना कि वो कोई मुहब्बे वतन नहीं है, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है जिसका फैसला करने के लिए आइन और कानून मौजूद है, लेकिन हम तो उसकी भी नौबत नहीं आने देते। तो जब तक सियासत में ये तफरकेबाजी रहेगी, और इसके बहुत सारे जिम्मेदार हैं, जब तक सियासत में तफरकेबाजी रहेगी और वो लोग जो सियासत को लीड करते हैं या जिनके हिस्से में हुक्मरानी आती है, वो जब तक नफरतें तकसीम करते रहेंगे, हम एक दूसरे को स्पेस नहीं देंगे, तो फिर गद्दार पैदा करने वाली फैक्ट्रियां इसी तरह चलती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं और हमाद अजहर मिनिस्टर हैं एनर्जी के, गुफ्तगू कर रहे हैं शाहजेब खानजादा के साथ बजट के ऊपर, महंगाई के ऊपर। महंगाई पे बहुत से सवाल, कल एक सर्वे भी आया था कि पाकिस्तान के अंदर मईशत के हवाले से लोग क्या सोचते समझते हैं। बड़ा ही ख़तरनाक सर्वे था, उसका जवाब भी दे रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर महंगाई को हुकूमत जस्टिफाई कर रही है या उसके पास क्या इसका जवाब है, वो भी देखते हैं। वॉच हमाद अजहर। मगर महंगाई एक मुसलसल एक बड़ा प्रॉब्लम है हुकूमत के लिए। ये बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे के लिए अब हम तैयार हो जाएं, ये वाज़ेह नजर आ रहा है। देखें, सबसे पहले तो शाहजेब, जो आपने एक सर्वे के नताइज बताए जिसमें आपने काफ़ी अशारिय और परसेंटेजेस का जिक्र किया, उसमें यह भी बताना बहुत ज़रूरी है कि ये सर्वे जो है ये 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 1100 लोगों से किया गया था। और इस सर्वे के अंदर, इसी सर्वे 1100 लोगों से जब पूछा गया तो दिसंबर में कुछ 40% के करीब लोगों ने कहा कि मईशत जो है वो कमज़ोर लग रही है। लेकिन जब 6 महीने बाद जून में पूछा गया तो ये शरह कम होकर 19% से कम हो चुकी थी, यानी कि आधो आध का फ़र्क आ चुका था। तो इससे जाहिर होता है कि मईशत जो है, जाहिर है उसके अंदर एक परसेप्टेबल बेहतरी जो है वो देखने में आई। दूसरी तरफ आपने बात की महंगाई की। महंगाई जो है वो इस वक्त सारी दुनिया का इशू बना हुआ है। अमेरिका के अंदर भी 10 साल की सबसे ऊंची सतह के ऊपर खाने पीने की अशिया चली गई हैं। इसके अलावा अभी कोई 2 हफ्ते पहले IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने फूड प्राइसेस के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ये पूरी दुनिया में एक खाने पीने की अशिया में कोविड के सप्लाई शॉक की वजह से और मौसमियाती तब्दीली जो आई उसकी वजह से एक महंगाई का शौक आया हुआ है। हमारे मुल्क में भी आया हुआ है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह मईशत की रफ्तार तेज हो रही है, लोगों की आमदन इससे बढ़ेगी। एक दूसरा, हमारा सोशल सेफ्टी नेट का प्रोग्राम बढ़ रहा है, एहसास जो है उसका प्रोग्राम हम बढ़ा रहे हैं। लंगर खाने, पनाहगाह, आपके हम सेहत इंसाफ कार्ड की फरहमी अब पंजाब में रोल आउट करने लगे हैं, जो पहले खैबर पख्तूनख्वा में जिसका कामयाब तजर्बा हुआ। और तीसरी चीज जो हम करने लगे हैं कि हम एक टारगेटेड जो है हर सेक्टर वाइज, कमोडिटी वाइज ऑपरेशंस करेंगे, जिससे हमें इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि खाने पीने की अशिया की। तो कहने वाले कहते हैं कि महंगाई होगी तो लंगर खाने चलेंगे, महंगाई होगी
तो लोग बेरोजगार होंगे और पनाहगाहें आबाद होंगी। महंगाई होगी तो एहसास प्रोग्राम से इमदाद लेने वालों की तादाद बढ़ेगी। महंगाई होगी तो लोग हुकूमत की तरफ देखेंगे। तो महंगाई के अपने ही कमालात हैं जो शायद बाकी हुकूमतों को समझ में नहीं आए, लेकिन तब्दीली सरकार को सबसे ज्यादा समझ में आए। सेहत कार्ड और तालीम कार्ड वो लेगा जिसके पास इस्तिताअत नहीं होगी। अब जिसके पास इस्तिताअत होती है, जिसके पास जेब में 4 पैसे होते हैं, ना वो लंगर खानों से रजू करता है, ना वो सरकारी अस्पतालों और सेहत कार्ड पर इन्हिसार करता है। तो जिनका प्राइम प्रोग्राम ही सोशल सर्विसेज है, मैं ये नहीं कहता ये गलत है, लेकिन वो अपने हिसाब से ठीक ही काम कर रहे हैं। तो आसान सी बात है, अगर भीख मांगने वाला कोई ना हो तो फिर आप भीख किसे देंगे? तो हमारा सिर्फ महंगाई और ग़िज़ाई अजनास की कीमतें ही मसला नहीं है। सिर्फ महंगाई होती तो लोग गुजारा कर लेते, मगर महंगाई से बड़ा मसला अनएम्प्लॉयमेंट का है, बेरोजगारी का है, ज़राए आमदन का है, क़ुव्वत खरीद में कमी का है। अगर ज़राए आमदन हो और जेब में पैसे हों तो फिर महंगाई से लड़ाई हो सकती है, महंगाई से निपटा जा सकता है। लेकिन बड़ा मसला तो ये है, एक गुर्बत ऊपर से महंगाई। तो अमेरिका का ये मसला नहीं है, अमेरिका में महंगाई है लेकिन गुर्बत नहीं है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। और सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर दिया गया है। इसके अलावा सिंध में 329.30 करोड़ यानी 329 अरब 30 करोड़ का तरक्याती बजट के साथ 1477 अरब रुपये मालियत का बजट पेश कर दिया गया है। यानी बजट का जो हुजम है उसका तहमीना 1477 अरब रुपये लगाया गया है, जिसके मुकाबले में वफाकी सूबाई मुंतकली समेत कुल वसूलियाँ 1452.168 अरब रुपये होंगी, जिसमें खसारा जो है वो 25.73 अरब का है। तो अपनी तकरीर के आगाज़ में ही जब वज़ीर सिंध खड़े हुए तो अपोजिशन ने शोर शराबा शुरू कर दिया और वज़ीर सिंध ने भी सख्त शोर शराबे के अंदर अपना बजट की जो तकरीर वो पेश की है। वज़ीर सिंध ने कहा कि हमने हमेशा तरक्याती प्रोग्राम की हिमायत की है और सिंध के अवाम ने पे दर पे इंतखाबात में गवर्नर हुक्मरानी को हमारे हाथ में सौंप कर सूबे में हमारी खिदमात को तस्लीम किया है। खासकर 2018 के इंतखाब में जहाँ हमने सबसे ज़्यादा नशस्तें सिंध में हासिल की। तो वज़ीर सिंध की जो बजट तकरीर है उसके मुख्तसर निकात ये है कि आइंदा माली साल 2021-22 के लिए जो सूबे के अखराजात है वो 1089 अरब हैं राउंड फिगर में, और तरक्याती अखराजात जो 329 अरब 33 करोड़ जो है वो रखे गए हैं। तो तरक्याती अखराजात में तकरीबन 41.3% का इजाफा किया गया है। आइंदा माली साल के लिए सूबाई ADP के लिए 222.500 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि सूबाई ADP में 43.5% इजाफा किया गया है। 30 अजला के जो एनुअल डेवलपमेंट फंड रखा गया है उसके लिए भी अच्छी खासी अमाउंट जो है वो रखी गई, तकरीबन 100% इजाफा किया गया है। सेहत की खदमात के लिए 172 अरब रुपये रखे गए हैं, यानी 29.5% हेल्थ में इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो मखसूस वबाएँ हैं उनसे निपटने के लिए 24 अरब और 72 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि इसमें रिस्क अलाउंस एक शामिल किया गया। इसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट में 964 नई असामियाँ तख्लीक की जा रही हैं। अद्वियात की खरीदारी के लिए 18.32 बिलियन तजवीज़ किए गए हैं और कोरोना के तनाज़र में PCR और PPE किट्स की खरीदारी के लिए सिंध हुकूमत ने 2 बिलियन रुपये रखे हैं। तो मजमूई तहमीना जो हेल्थ में वो 20.822 बिलियन है। इसके अलावा PPHI के लिए बजट में 26% इजाफा किया गया है और वो 8.2 अरब हो गया है। इसके अलावा इंडस हॉस्पिटल इसकी सालाना ग्रांट 2.5 अरब रखी गई है और अस्पताल की तोसी के लिए 2 अरब रखे गए हैं। SIUT को दी जाने वाली ग्रांट में 27% इजाफा किया गया है जो 7.12 अरब रुपये हो गई है और सेहत के लिए तकरीबन 18.50 अरब रखे गए। लॉ एंड ऑर्डर के लिए 119 अरब रुपये एलोकेट किए गए हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन डिजीज़ अस्पताल कराची में बायो सेफ्टी लैब जो बनाई जा रही है और सिंध के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन मेडिकल गैस प्लांट की तनसीब फराहमी की जाएगी। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी नंबर 5 का क्याम किया जाएगा। एक्सीडेंट एमरजेंसी सेंटर को बनाया जाएगा। एक्सीडेंट एमरजेंसी सेंटर की 2 स्कीमें, एक मोटरवे थाना बोला खान इंटरचेंज और दूसरा हॉक्स बे कराची में बनाया जा रहा है। इसके अलावा सिंध ह्यूमन कैपिटल प्रोजेक्ट सिंध 1000 डेज प्लस प्रोग्राम
ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम मुस्तहकम हेल्थ केयर सर्विस और यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज पर मुश्तमिल है। इस पे 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर इसका खर्चा लगाया गया। स्टेट ऑफ आर्ट की तर्ज का मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनाने का इरादा रखती है हुकूमत। उसके लिए मजमूई तौर पर 4.789 बिलियन रुपए की ग्रांट रखी गई है। सूबे के सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहों में तकरीबन 20% इजाफा किया गया है और आइंदा माली साल के लिए सिंध में जो कम अज़ कम उजरत है वो 17,500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई। मजमूई तनख्वाह और कम अज़ कम उजरत यानी 25,000 के दरमियानी फ़र्क को ख़त्म करने के लिए सिंध हुकूमत मुलाजमीन के लिए, इसमें पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो शामिल नहीं हैं और ग्रेड 1 से ग्रेड 5 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए ज़ाती अलाउंस मुतारफ़ कराया गया। तो मुस्तहक़ अफराद की बहाली के लिए 30.90 बिलियन रखा गया है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ और माशी इस्तेहकाम पैकेज, ये सारा मिला के इसमें 30 अरब रुपये एलोकेट किए गए हैं। ज़राअत के लिए 3 अरब मुख्तस किए गए हैं और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए 16 अरब रुपये मुख्तस किए गए। तालीम के शोबे के लिए 3.20 अरब रखे गए। IT सेक्टर की बहाली के लिए 1.70 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं। SMS के तवस्सुत से सनअती तरक्की के लिए 3 अरब रुपये एलोकेट किए गए। इसके अलावा सिंध हुकूमत ने कम लागत की हाउसिंग के लिए 2 अरब रुपये एलोकेट किए। लाइव एंड स्टॉक फिशरीज की मावनत के लिए 1 अरब, ज़राअत से वाबस्ता ख़वातीन के लिए 500 मिलियन, स्पेशल चिल्ड्रन फंड के लिए 500 मिलियन। तालीम के शोबे के लिए बजट में 14.2% इजाफा किया गया है और 277 अरब रुपये तालीम के लिए रखे गए। इनमें स्कूलों के लिए फर्नीचर की खरीदारी 6.62 अरब रुपये में होगी और स्कूलों की तज़ीन और आइश के लिए 5 अरब रुपये रखे गए हैं। कॉलेज की मरम्मत और बहाली के लिए 425 मिलियन और माली साल 2021-22 के लिए तालीम के शोबे में जो डेवलपमेंट फंड है वो 26 अरब रखा गया। बल्दियात के बजट के लिए 31.3% इजाफा करके 10.48 अरब किया गया है। इसके अलावा मकामी काउंसिल्स के फंड के लिए 82 अरब रखे गए। बल्दियाती इदारों के तरक्याती बजट के लिए 25.500 अरब रुपये रखे गए हैं, जबकि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के लिए 7.52 अरब रुपये, सोशल वेलफेयर के लिए 18.61 अरब रुपये मुख्तस किए गए हैं, जबकि महकमा वुमेन डेवलपमेंट के लिए मुख्तस रकम को 64.1% बढ़ाकर 571.91 मिलियन कर दी गई। ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट के लिए 15% इजाफा किया गया है और ये रकम अब हो गई है 7.64 अरब रुपये। 250 डीजल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक बस से खरीदने के लिए भी हुकूमत ने रकम एलोकेट कर दी है और 8.2 अरब रुपये इसके लिए रखे गए हैं। इसके अलावा गैर मुल्की मनसूबों के लिए 20.59 अरब रुपये, जबकि महकमा वर्क्स एंड सर्विस के लिए 16 अरब रुपये और तरक्याती बजट जो महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज का है उसके लिए 30 अरब रुपये रखे गए हैं। तो सिंध हुकूमत का क्लेम ये कि उन्होंने इस साल से बल्दियात और तालीम के शोबे में अपना बजट जो है वो रेज किया है। तो ये बजट के चीदा नुकात थे। इसकी तफसीलात जो है वो बाकी आपको जल्द अखबारात में मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों तस्वीरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।